वेलकम टू ब्रेन वेव। आज हम इंडियन पॉलिटी को चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे और लास्ट में इस चैप्टर से हमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं हम उनको भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से। इसमें मैंने पहले ही इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है, तो हम सिर्फ इनको ही रिवाइज करते हुए चलेंगे। तो जब लास्ट में देखेंगे तो जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सिर्फ इन्हीं पॉइंट से पूछे गए हैं। इससे अलावा इसकी और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ जितने भी इंपॉर्टेंट जिनको मैंने हाईलाइट किया सिर्फ इन्हीं पढ़ लीजिए। इनके आप जितने भी क्वेश्चन पॉलिटी के आएंगे वो सभी इनसे बन जाएंगे। ठीक, तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। फर्स्ट क्या है, जो भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में 1600 ईस्वी में आई थी, जिसने ये क्या किया था, इंडिया में व्यापार करना शुरू किया था। नेक्स्ट 1765 में जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा, तो इनको क्या हुआ था कि दीवानी जो न्याय के अधिकार है वो इनको प्राप्त हुए थे सबसे पहले। नेक्स्ट है 1934 में जो एम एन रॉय थे, उन्होंने संविधान सभा के लिए क्या किया था, सुझाव दिया था और अमल में लाने के लिए उन्हें उद्देश्य से 1946 में क्या हुआ, एक संविधान सभा का गठन किया गया और लास्ट में 26 जनवरी 1950 को जो हमारा संविधान था वो अस्तित्व में आ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं जो कंपनी का शासन, जैसे 1773 से लेकर 1858 तक कंपनी का शासन को बोलते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास आता है रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें क्या होता है कि जो भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके कार्यों को नियमित और नियंत्रण करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया ये पहला कदम था। पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। इसके द्वारा भारत में केंद्रीय शासन की नींव रखी गई। ठीक, इस नियम की कुछ विशेषताएं थी, हम उनको देखते हैं। फर्स्ट क्या था कि जो बंगाल के गवर्नर थे उनको बंगाल का गवर्नर जनरल का नाम दिया गया और इसके 4 सदस्य कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, जो इसके पहले गवर्नर थे वो कौन थे, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारे पहले बंगाल के जो पहले गवर्नर जनरल बने थे उनका नाम क्या है, वो क्या है, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। नेक्स्ट पॉइंट है जो मद्रास बम्बई में गवर्नर और बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए और कलकत्ता में 1774 में 1774 में क्या हुआ, एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट पॉइंट है कंपनी के कर्मचारी को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेने के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया। और इस नियम को हम कोर्ट ऑफ डायरेक्ट्स के नाम से भी माध्यम से कंपनी का नियंत्रण शासन शब्द हो गया, जिसको हम कोर्ट ऑफ डायरेक्ट्स के नाम से भी जानते हैं इस नियम को। ठीक, तो इसमें क्या सिर्फ मेन पॉइंट्स क्या था कि पहले इस नियम की विशेषता की जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, इसकी इस नियम की विशेषता क्या है कि पहले तो जो बंगाल का गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बोला गया। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग जो थे वो पहले बंगाल के गवर्नर जनरल बने। नेक्स्ट था कि 1774 में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। इसमें सिर्फ ये 3 पॉइंट को ही माइंड में रखना है। नेक्स्ट मेरे पास है 1784 का पीट सिंह एक्ट। इसमें क्या था कि संशोधन नियम 1781 में इसको पारित किया गया। इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। पीट सिंह इंडिया एक्ट जो 1784 का, तो उसके बाद यह अस्तित्व में आया। इसमें इसकी विशेषताएं क्या थी, जो कंपनी के जितने भी राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्य को पृथक कर दिया गया। इसको नियंत्रण बोर्ड के नाम से भी जाना गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से जाना गया। तो इसमें क्या हुआ, द्वैध शासन की व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। ये नियम जो था ये 2 कारणों से महत्वपूर्ण था। पहला तो ये भारत की कंपनी के अधीन क्षेत्रों को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया और दूसरा था कि जो ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन को पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। ठीक, इसमें सिर्फ दो पॉइंट्स को माइंड में रखना है। एक तो ये कि राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक किया गया और दूसरा कि इसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से भी जाना जाता है और एक द्वैध शासन की व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट है 1833 का चार्टर अधिनियम। इसकी विशेषता क्या है, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको अब भारत का गवर्नर जनरल बोला गया। जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे, इनको भारत का पहला गवर्नर जनरल थे।
मद्रास और मुंबई में गवर्नर को मद्रास और मुंबई के गवर्नर को अध्यायिका संबंधी शक्तियों से वंचित कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक निकाय के रूप में जाने वाली गतिविधियों को जितने भी व्यापारिक गतिविधियां थी उनको क्या किया, समाप्त कर दिया गया। तो इस अधिनियम के तहत जो जितनी भी सिविल सेवाओं के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया गया। भारतीयों को किसी पद, कार्यालय और रोजगार को हासिल करने से वंचित नहीं किया। इसमें कहा गया कि जितने जो भी भारतीय हैं उनको किसी भी पद या रोजगार से हासिल करने से किसी से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक, इस नियम में सिर्फ दो पॉइंट्स माइंड में रखने हैं। पहला ये जो बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बोला गया। सेकंड, जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे वो भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास आता है 1853 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम में क्या हुआ कि जो बंगाल की जनरल के क्षेत्र के गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्य को अलग कर दिया गया। गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया, जिसमें भारतीय विधान परिषद को कहा गया। इसमें गवर्नर जनरल के लिए क्या किया कि विधान परिषद का गठन किया गया, जिसे भारतीय विधान परिषद कहा गया। नेक्स्ट है सिविल सेवाओं की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता करवाई गई। भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दी गई है और 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। तो एग्जाम में पूछेगा कि जो मैकाले समिति है ये किससे संबंधित है, तो ये सिविल सेवाओं की जो सिविल सेवाओं के चयन हेतु खुली प्रतियोगिता की उसके से संबंधित है, सिविल सेवा से संबंधित है। कंपनी के शासन को विस्तारित कर दिया गया और भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड भाषाई के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दिया। इस अधिनियम में सिर्फ हमें दो पॉइंट माइंड में रखने हैं। पहला कि जो गवर्नर जनरल को इसको है सिर्फ ये वाला कि इसके तहत क्या हुआ, जो सिविल सेवाओं की भर्ती था उसके चयन के तो खुली प्रतियोगिता करवाई गई और इसमें मैकाले समिति की स्थापना की गई। मैकाले समिति के द्वारा इसकी नियुक्ति करने की गई। उसके बाद जो 1852 से लेकर 1947 तक जो है वो ताज का शासन चला। 1852 का भारत शासन अधिनियम है, इसमें क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। गवर्नरों, क्षेत्रों और राज्यों संबंधी शक्तियां ब्रिटिश राजाशाही को स्थापित कर दी गई। भारत का शासन था जो सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। गवर्नर जनरल का पद बदलकर भारत का वायसराय रख दिया गया। तो लॉर्ड कैनिंग जो थे उसको भारत के प्रथम वायसराय बना दिया गया। भारत में शासन की द्वैय प्रणाली समाप्त कर दी गई और भारत के राज्य सचिव का एक नया पद स्थापित किया गया। नेक्स्ट हमारे पास है 1861 का 1800 कांड के बाद पेश अधिनियम की विशेषताएं। कानून बनाने की प्रक्रिया में इसमें भारतीयों को शामिल किया गया। 1862 में लॉर्ड कैनिंग के 3 भारतीयों बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर तिनकाराव को विधान परिषद में मनोनीत किया गया। इस अधिनियम ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा शुरू की गई केंद्रीकरण की प्रक्रिया को उल्ट दिया। बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब के क्रमश 1862, 66, 1897 में विधान परिषद का गठन किया गया। ये पॉइंट एग्जाम आता है, ये पूछते कि विधान जो बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद का गठन कब हुआ, तो ये नीट को आपको माइंड में रखना है। ठीक, नेक्स्ट है लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में प्रारंभ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को भी मान्यता दी गई। नेक्स्ट है 1892 के अधिनियम की विशेषता। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद को अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया गया। इसके अलावा जो प्रांतीय विधान परिषद में गवर्नर को जिला परिषद, न्यायपालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदारों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिफारिश पर गैर सरकारी सदस्यों को नियुक्त करने की शक्ति थी। नेक्स्ट है 1909 के अधिनियम की विशेषता। इसमें इसको क्या है मूल्य मिनटों के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या हुआ, जो केंद्रीय और प्रांत विधान परिषद के आकार में काफी वृद्धि की गई। इसकी संख्या 16 से बढ़ाकर 60 हो गई। केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा। प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की अनुमति थी। चर्चा कार्यों का दायरा बढ़ाया गया। अनुपूरक प्रश्न पूछना, बजट पर संकल्प रखना आदि उदाहरण के लिए।
नेक्स्ट है जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, नो वायसराय की कार्यपालिका परिषद में प्रथम भारतीय थे जिन्होंने पीढ़ी सदस्य बनाया गया था। तो ऐसे ही कौन से पहले भारतीय थे जिन्हें वो कार्यपालिका में सदस्य बनाया था, वो कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निवोचक के जनक के रूप में जाना गया। तो सांप्रदायिक निवोचक के जनक के रूप में किसको जाना गया? लॉर्ड मिंटो को। नेक्स्ट है भारत शासन अधिनियम 1919। तो उसमें क्या था कि जो एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई 1919 में। भारत शासन अधिनियम बनाया गया, इसको 1921 में लागू किया गया। कानून को मोंटेग चैम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। मोंटेग जो थे वो भारत के राज्य सचिव थे और चैम्सफोर्ड जो है भारत के वायसरॉय थे। इस अधिनियम की विशेषता क्या थी? जो केंद्र और प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान कर राज्यों और केंद्र नियंत्रण कम किया गया। प्रांतीय विषयों को पुनः दो भागों में विभक्त किया गया। एक हस्तांतरित विषय जो कि गवर्नर शासन होता था और इस कार्य में वह मंत्रियों की सहायता लेता था। तो दूसरे एक से आरक्षित विषयों से जिस पर गवर्नर कार्यकारी परिषद की सहमति से शासन करता था। दोहरी व्यवस्था को द्वैध शासन व्यवस्था कहा गया। द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष नियोजन की व्यवस्था प्रारंभ की गई। राज्य सरकार और लोकसभा का गठन किया गया। वायसराय की कार्यकारी परिषद के 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। सिखों, भारतीयों, ईसाइयों, एंग्लो भारतीयों और यूरोपियों के लिए पृथक नियोजन सिद्धांतों को विस्तृत किया गया। एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। 1926 में सिविल सेवाओं की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। राज्य विधानसभा को अपना बजट स्वयं बनाने की अधिकृत कर दिया गया। वैज्ञानिक आयोग का गठन किया। 10 वर्ष के बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया। उसके बाद साइमन कमीशन है जो 1927 को भारत में आता है, जो अपनी आयोग जो 1903 में अपनी रिपोर्ट को पेश करता है। द्वैध शासन प्रणाली, राज्यों की सरकारों का विस्तृत ब्रिटिश शासन के संघ के स्थापना एवं सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखने आदि की सिफारिश की। इसमें ब्रिटिश भारत और भारतीय राष्ट्रों के प्रतिनिधियों के साथ 3 गोलमेज सम्मेलन किया गया। चर्चा के आधार पर संवैधानिक सुधारों एवं श्वेत पत्र तैयार किया गया। सिफारिशों को 1935 में शामिल कर दिया गया। सांप्रदायिक वोट, रैमसे मैकडोनल्ड ने अगस्त 1932 में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधियों पर एक योजना की घोषणा की। कम्युनल वोट जहाँ सांप्रदायिक वोट के नाम से जाना जाता है। सिर्फ मुस्लिमों, सिख, ईसाइयों, यूनानियों और एंग्लो भारतीयों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था का विस्तार किया गया। दलित के लिए भी एक विस्तृत कर दिया गया। कांग्रेसी नेता और दलित नेताओं के बीच एक समझौता हुआ जिसे पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। भारत शासन अधिनियम 1935, इसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। इस अधिनियम की विशेषता क्या थी? संघ सूची, राज्य सूची और संपत्ति सूची को अलग अलग विषयों में बांटा गया। अवशिष्ट शक्तियां जो थी वो वायसराय को दी गई। प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दी गई। राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई। केंद्र और द्वैध शासन प्रणाली की शुभारंभ किया गया। इसने दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्गों के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की गई। मताधिकार का विस्तार कर दिया गया। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई 1939 में और संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई 1937 में। संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक, नेक्स्ट जो है वो भारत स्वतंत्र 1947। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमने अभी डिस्कस किए। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जितने भी इंपॉर्टेंट मैंने डिस्कस किया है, इसके अलावा एग्जाम में कुछ नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ आप इसको रिवाइज कर लेगा। तो आज की वीडियो हम सिर्फ इतना ही रखते हैं। कल हम इसके जो जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हम उनको डिस्कस करेंगे। ठीक, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।